गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है शुभम जगदीश और हम लोग अब कॉमर्स के नेक्स्ट चैप्टर पर आ रहे हैं और ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। पिछले वीडियो में मैंने कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 15 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंप्लीट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट। ऐसा क्यों मैंने शफल किया है मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको। चलिए देखते हैं इस टॉपिक के अंदर हमें कवर क्या क्या करना है। तो पहला टॉपिक है हमें इस चैप्टर के अंदर जो कवर करना है दैट इज कांसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नंबर 2 इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नंबर 3 इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, then micro and macro environment, and then after SWOT analysis. SWOT means strength, weakness, opportunity, threat analysis. ठीक है, इतने से केवल बहुत छोटा सा चैप्टर है, 5 टॉपिक कवर करने हैं हमारे को इस चैप्टर में और ये अच्छे खासे आपको 4 से 5 नंबर तक देके जाएगा, 6 नंबर तक भी देके जा सकता है आपके बोर्ड्स में। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कांसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने कुछ लिख रखी है बोर्ड पर और उसको समझाऊंगा भी और उसके लिए एक छोटा सा स्टूपिड सा डायग्राम भी बनाया है। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग। ठीक है, चलो कीवर्ड्स के साथ देखते हैं। इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। तो पहला कीवर्ड हो गया ऑल इंडिविजुअल्स, कॉमा इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट लाई आउटसाइड अ बिजनेस। ठीक है, बट में इन्फ्लुएंस इट्स फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस। मतलब ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस के बाहर रहते हैं लेकिन बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने बताया एक सर्कल बनाया है और उसके अंदर ये बिजनेस लिया। ठीक है, और मान लेते हैं कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और ये इंडिविजुअल्स कहां हैं, बिजनेस के बाहर के लोग। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं और कुछ अदर फोर्सेस हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। इसी का डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ, मतलब इसका सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट लाई आउटसाइड द बिजनेस। ये बिजनेस है, बिजनेस के बाहर लाई करती है, दैट लाई आउटसाइड द बिजनेस एंटरप्राइज बट में इन्फ्लुएंस इट्स फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर टू यू कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। आते हैं भैया अगले पॉइंट पर और इसके पढ़ने हैं हमको फीचर्स को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए, फीचर्स पूछा जाए तो एक ही बात है। तो पहला आता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये ही तो डेफिनेशन में लिखा है हम लोगों ने। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब क्या हुआ, इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स एंड अदर फोर्सेस दैट लाई आउटसाइड द बिजनेस बट इफेक्ट द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। फिर आते हैं हम लोग जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स पर और ये समझने वाली बात है। जनरल फोर्सेस में क्या होती है बेटा, जनरल फोर्सेस मतलब इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। समझ में आ रही है कि बात। इसमें इकोनॉमिक मतलब पैसे रुपए से रिलेटेड चीजें हैं, सोशल मतलब सोसाइटी से, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स से और टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी से। इसमें एक और चीज आती है, लीगल भी आ जाएगा। तो पॉलिटिकल एंड लीगल करके कई बार दिखाया हुआ है। मैं इसको यहां पर अलग से लीगल लिखकर दिखा दे रहा हूं। तो जनरल फोर्सेस में क्या है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सारे भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। अब आते हैं हम लोग स्पेसिफिक फोर्स पर। स्पेसिफिक फोर्स मतलब इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगाया है हमारे बिजनेस में। नंबर 2 इज कस्टमर्स जो हमारे डायरेक्टली कस्टमर्स हैं। थर्ड इज कॉम्पिटिटर्स जो हमारे जैसा ही काम कर रहे हैं एंड फोर्थ इज सप्लायर्स जो हमें गुड्स सप्लाई करते हैं। इनसे भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। आई होप यहां तक आपको पहला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू द थर्ड फीचर। टिल द टाइम आप नोट कर लो, यहां तक आपको नोट करने के लिए दे रहा हूं मैं 10 सेकेंड। जल्दी से नोट करिए और मैं आगे बढ़ता हूं। ऑलराइट क्लास, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर जो हम लोग पढ़ रहे थे फीचर्स। पहले हमने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं फीचर्स के, हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट इज इंटर रिलेटेडनेस। इंटररिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। बहुत सारे जो एलिमेंट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत ही क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। आइए देखें कैसे। मान लेते हैं अगर मैंने प्रमोशन, गवर्नमेंट ने अवेयरनेस प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं अबाउट हेल्थ केयर, ठीक है, तो इसकी वजह से इंपैक्ट क्या हो जाएगा, इसकी वजह से इंपैक्ट ये हो जाएगा कि जो हेल्थ केयर के गुड्स जो होते हैं ना, जो हेल्थ फूड्स होते हैं ना, उसकी डिमांड मार्केट में एकदम से शूट कर जाएगी। मतलब देख लो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कितना ज्यादा इंटर रिलेटेड है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कितना ज्यादा इंटर रिलेटेड है कि मतलब ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर विल इंक्रीज इन डिमांड ऑफ हेल्थ केयर फूड्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी, अभी ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपको पता ही नहीं लग पाएगा किस एनवायरनमेंट का, किस एलिमेंट का ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है ऑन चेंज इन डिमांड, किसका कम पड़ रहा है या पड़ भी रहा है कि नहीं। तो अभी मैंने लिखा हुआ है इसके लिए, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग। It is difficult to know the impact of economic, social, political and other forces
ऑन चेंजेस इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप पता ही लगा पाओगे किस एनवायरमेंट, किस एलिमेंट की वजह से आपकी डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है। हेंस इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सिटी का भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5, मतलब डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है बच्चा विच कीप्स ऑन चेंजिंग। बिजनेस एनवायरमेंट बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं होता। बिजनेस एनवायरमेंट इज नॉट स्टैटिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कैसे चेंज होता है? लाइक एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, शिफ्ट इन प्रेफरेंस ऑफ डिमांड हो गया, एकदम से कोई नया फैशन आया, लोगों ने नया फैशन अडॉप्ट कर लिया। अभी क्या था, पहले आप देखा करो हम लोग के सेलफोन्स एकदम बड़े बड़े मोटे मोटे हुआ करते थे, अभी क्या एकदम पतले पतले सेलफोन्स आने लगे। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गया और एकदम से कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए मार्केट में तो भी आपका एनवायरमेंट चेंज होता रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, हेंस इट इज नॉट स्टैटिक। तो डायनामिक का भी पॉइंट आपको क्लियर कर दिया मैंने आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? बिजनेस एनवायरमेंट बिल्कुल भी सर्टेन नहीं है। अगले पल, अगले 5 महीने में, अगले 3 महीने में क्या होने वाला है, यू नेवर नो। हो सकता है कोई नया टेस्ट एंड प्रेफरेंस डेवलप कर ले, कुछ हो सकता है नया फैशन एकदम से आ जाए, लोग फॉलो करने लगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो इसके लिए बिजनेस एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है, हेंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर। और एक एग्जांपल दे रखा है चेंज इन फैशन। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो मैंने अभी तक आपको सिखाया है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट और मैंने आपको पढ़ाया है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं, मैक्सिमम आपके पेपर में 5 नंबर तक का आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको जल्दी से नोट करिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। ऑलराइट क्लास, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है, बिजनेस एनवायरमेंट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये सब पढ़ने जा रहे हैं। पहले पॉइंट की तरफ देखते हैं। पहला पॉइंट है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है अगर आपको पास अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो आप पहले बिजनेसमैन होना चाहिए वो बिजनेस करने के लिए। और ये हमें कौन बताता है? बिजनेस एनवायरमेंट। जैसे आज की डेट में एग्जांपल लें, आज की डेट में लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है ना, तो कौन से बिजनेस का सबसे ज्यादा एडवांटेज है आज के डेट में स्टार्ट करने में? जैसे कि आप देख रहे होंगे टेक एजुकेशन बहुत तेजी से लाइन में आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हो बायजूस हो गया है और अनअकैडमी हो गया, वेदांतु, और हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो ये सारी क्या हो रहा है, ये टेक एजुकेशन दे रहा है बिकॉज सारे स्टूडेंट्स घर पर हैं, स्कूल्स चल नहीं रहे हैं। तो टेक एजुकेशन एनवायरमेंट बता रहा है, बिजनेस एनवायरमेंट बता रहा है कि टेक एजुकेशन नाम का एक सेक्टर बड़ा बढ़िया है। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, अगर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जितने भी ई डॉक्टर कंसल्टेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो बिजनेस एनवायरमेंट बताता है कि हमें किस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कुछ साल पहले की बात करने जा रहे हैं। मारुति क्या करती थी? मारुति पहली कंपनी थी जो स्मॉल कार सेगमेंट पर आई और मारुति 800 लेकर आ गई। और आज की डेट में इतिहास है कि मारुति सबसे ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर करती है इन स्मॉल कार सेगमेंट्स। ठीक है ना, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको समझ में आया। नंबर 2 इज अर्ली वार्निंग सिग्नल। अर्ली वार्निंग सिग्नल क्या है? आपको एनवायरमेंट बताने लगेगा कि आगे चल के आने वाले समय में ये प्रॉब्लम आने वाली है, ऐसे कॉम्पिटिटर्स आने वाले हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आपको एनवायरमेंट देने लगेगा। तो क्या हुआ, जब बहुत सारी कार कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आने लगे तो मारुति ने क्या किया, बाकी सारे कार कॉम्पिटिटर्स के पास स्मॉल फैक्ट्रीज थी, मारुति के पास बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। तो मारुति ने सोचा कि मैं जो भी कार अपनी बेच रही हूं मार्केट में उसकी सप्लाई ना ट्रिपल कर देती हूं मैं। 3 गुना उन्होंने सप्लाई और उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया और मार्केट को कैप्चर कर लिया। इसका एग्जांपल भी लिखा है मैंने, मारुति इंक्रीज द प्रोडक्शन टू कैप्चर मार्केट। एक बार बुक से रीड करिएगा, कोई डाउट है तो पूछिएगा कॉमेंट सेक्शन में। थर्ड इज कस्टमर फोकस। मतलब आज के डेट में क्या है, हर कंपनी कस्टमर को दिमाग में रखते हुए प्रोडक्ट बना रही है। तो HUL जो कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उसने पहली बार शैम्पूज को शैसेज में लाकर दिया। शैसे बनाए और शैसे आते नहीं, 2 रुपए का पाउच डव का आ रहा है, 5 रुपए का पाउच आ रहा है, 1 रुपए का क्लिनिक प्लस आ रहा है। तो इस तरह सैशे में करके शैम्पू देना शुरू किया टू द जनरल पब्लिक और शैम्पू की मार्केट एकदम से बहुत बढ़ गई। पहले लोग साबुन सोप यूज करते थे नहाने के लिए, फिर धीरे धीरे वो शैम्पूज पर शिफ्ट हो गए जस्ट बिकॉज क्योंकि शैशे आने लगे। ठीक है ना, समझ में आया आपको बात? फिर थर्ड है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कि भैया आप एनवायरमेंट देखते हुए क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हो, किस सेक्टर में मूव कर रहे हो। जैसे एक कंपनी है ITC, इंडियन टोबैको कंपनी, जो कि फेमस है अपनी टोबैकोस के लिए, लेकिन उसने कहा देखा कि इंडिया में बहुत पोटेंशियल है होटल्स इंडस्ट्री का, टूरिज्म का, तो उसने अपने होटल्स की चेन शुरू कर दी। इसीलिए मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा है ITC होटल्स। आज की डेट में ITC टोबैको से ज्यादा होटल्स के लिए फेमस है इंडिया के अंदर। तो इसे क्या बोलते हैं आप? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। आप एक बिजनेस में हो, दूसरे बिजनेस में आप कैसे जा रहे हो, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आप एनवायरमेंट को कैसे जज कर रहे हो, कैसे गेज कर रहे हो और कैसे आपने नया वेंचर खोल दिया। थर्ड पर आते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं कोपिंग विद चेंज।
कोपिंग विद चेंज का मतलब क्या है, एनवायरमेंट अगर चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट की कुछ अगर डिमांड्स आ रही हैं तो वैसे आप भी चेंज करने लगो। जैसे क्या हुआ, अभी मुझे बिजनेसेस में बहुत स्विफ्ट डिसीजंस चाहिए, बहुत तेज तेज डिसीजन चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भैया आप पहले सरकारी वाले विभाग में देखते हो ना, पहले फाइल गई है बाबू के पास, बाबू से सीनियर के पास, सीनियर से सुपर सीनियर के पास, फिर साइन होकर धीरे धीरे करके वापस आएगी, ये चेंज होती थी ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारा एनवायरमेंट डिमांड कर रहा है कि भैया हमें रैपिड डिसीजन लेने हैं। इसकी वजह से लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने डेलीगेशन करना शुरू कर दिया अपने वर्क का टू सबऑर्डिनेट, और जल्दी जल्दी डिसीजन मेकिंग करने लगे। मैंने यहां पे लिखा भी है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू एम्पावर स्टाफ एंड टू एलिमिनेट प्रोसीजरल डिलेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज का मतलब क्या होता है, हमारी गुडविल कैसी है मार्केट में। अगर बहुत अच्छी पब्लिक इमेज है तो आपको मार्केट में बहुत सारी एडवांटेजेस मिलेंगे। जैसे आपने कोई भी नया, जैसे रिलायंस की बहुत अच्छी पब्लिक इमेज है मार्केट में, तो रिलायंस कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है तो लोग उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। रिलायंस ने एकदम से जियो लॉन्च किया, लोगों ने इजीली एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपका पब्लिक इमेज। और नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब क्या है कि हमारा बिजनेस एनवायरमेंट बहुत डायनेमिक है, उससे सीखते चलो, और जो भी रिजिड हो जाएगा वो बिजनेस में टिक नहीं पाएगा, एनवायरमेंट में टिक नहीं पाएगा। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट्स वेरी क्लियर रिलेटेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट एंड टॉपिक पर। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। डायमेंशंस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, माइक्रो एनवायरमेंट एंड मैक्रो एनवायरमेंट। माइक्रो एनवायरमेंट के अंदर आती है बेटा दो चीजें, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो एनवायरमेंट के बारे में। ऑलराइट, इंटरनल फैक्टर्स में क्या होता है बेटा, कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर क्या है, इट इज वैल्यूज, एटीट्यूड्स, बिलीफ ऑफ फाउंडर, इन्फ्लुएंस ऑन व्हाट कंपनी स्टैंड्स फॉर। अभी कंपनी के फाउंडर की वैल्यूज क्या है, बिलीव्स क्या है, कल्चर क्या है, उस पर आपकी कंपनी निर्धारित होती है, उस पर आपकी कंपनी बेच की जाती है। जैसे कि कल्चर है विप्रो के अंदर कि सारे के सारे लोग वहां पर लंच एक साथ करते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। जैसे टाटा में एक कॉर्पोरेट कल्चर है कि वहां के हर इंप्लॉइज को एक मिनिमम सर्टेन अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस का अमाउंट दिया जाता है। तो सबके कंपनीज के अंदर सारी अलग अलग पॉलिसीज हैं, अलग अलग वैल्यू सिस्टम्स हैं जिसके ऊपर वो सारी कंपनीज काम करती हैं। अब बढ़ते हैं मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। हर कंपनी का एक मिशन एंड ऑब्जेक्टिव होता है जिसके ऊपर वो कंपनी काम करना शुरू करती है। जैसे कि रिलायंस के फाउंडर जो थे धीरू भाई अंबानी, उनका मिशन ये था कि रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी हो इंडिया के अंदर। तो आज की डेट में देखिए तो रिलायंस ऑलमोस्ट सारे बिजनेस सेक्टर्स के अंदर है और सारे का बिजनेस वो कंप्लीट कर रही है। वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है रिलायंस इंडिया के अंदर। तो आपका मिशन क्या है, आप उस पर काम करते हो। टाटा का मिशन क्या है, सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। 95% ऑफ प्रॉपर्टी वो अब चैरिटी में जाती है उनकी। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको। नेक्स्ट इज टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे, जैसे कि आपके सीईओ हो गए, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ये सारे जो लोग होते हैं ये होते हैं टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में। और इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करता है जो मैक्सिमम शेयर होल्डर्स होते हैं वो, ठीक है। जैसे टाटा ट्रस्ट में या टाटा कंपनीज में 95% पैसा किसके पास है, ट्रस्ट, तो ट्रस्ट अपॉइंट करता है ये सारे लोगों को। लाइकवाइज रिलायंस कंपनी का मैक्सिमम शेयर किसके पास है, मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी अपॉइंट करते हैं इस तरह के लोगों को, जिनके पास जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ होते हैं, उनके पास ही डिसीजन मेकिंग पावर होती है। और मैंने यहां मेंशन भी किया है, बिजनेस डिसीजंस कौन लेता है, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। उसके बाद बढ़ते हैं बच्चे हम लोग कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी पर। कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या है, इफ अ कंपनी इज अ रिनाउंड वन, उसकी ब्रांड बहुत अच्छी है, उसकी गुडविल बहुत अच्छी है मार्केट में, तो उसको इजीली लोन मिल जाता है, इजीली वो लोग गुड्स उसके डाइजेस्ट कर लेते हैं मार्केट में। जैसे रिलायंस एकदम नया प्रोडक्ट निकाला जियो, लोगों ने उसको इजीली डाइजेस्ट कर लिया बिकॉज रिलायंस एक ब्रांडेड कंपनी है इंडिया के अंदर। समझ में आ रहा है आपको ये सारे इंटरनल फैक्टर्स कैसे गवर्न करते हैं, कैसे गवर्न करते हैं हमारे बिजनेस सेक्टर्स को। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये माइक्रो एनवायरमेंट का इंटरनल फैक्टर समझ में आया। नाउ वी आर मूविंग टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, कस्टमर्स। आज की डेट में कस्टमर इज द किंग भाई, ठीक है। जैसा कस्टमर बोलेगा वैसा सामान बनेगा, तो कस्टमर तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। हाउएवर ये आता है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर। नंबर 2 इज कॉम्पिटिटर्स। आज कॉम्पिटिटर्स का एग्जांपल आता हूं, जैसे कि आप देखिए कोका कोला, पेप्सी, इतना ज्यादा इंटर रिलेटेड है ये दोनों कि जैसा इनका कॉम्पिटिटर करेगा वैसा ही मैं करूंगा। जैसे ऐड कोका कोला लेकर आता है वैसे ही ऐड पेप्सी लेकर आता है। जितना पैसा कोका कोला खर्च कर रहा है ऐड पे, उतना ही पैसा पेप्सी खर्च कर रहा है ऐड में। समझ में आ रहा है। तो कॉम्पिटिटर भी डायरेक्ट, कॉम्पिटिटर के सारे एक्शन डायरेक्टली गवर्न करते हैं आपके बिजनेस को।
ऑलराइट, अब बढ़ते हैं सप्लायर्स पर। सप्लायर्स वो आदमी है जो आपको रॉ मटेरियल्स या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो सप्लायर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मान लेते हैं मारुति बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन अगर उसके सप्लायर ने सप्लाई करना खत्म कर दिया या सप्लायर सप्लाईज नहीं दे पा रहा है, उस केस में तो मारुति कंपनी सफर करने लगेगी। इसलिए सप्लायर्स का भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है आपके बिजनेस के अंदर। फोर्थ इज मिडिल मैन। मिडिल मतलब मैन कौन होते हैं? जो सामान बेचते हैं। जनरली ये आता है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। एफएमसीजी सेक्टर क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। जैसे कि आपके घर में एरियल, सर्फ एक्सेल, आप टूथपेस्ट, खाने की चीजें, टाटा चाय, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो वो सब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स के अंदर आते हैं। और ये सारे गुड्स ज्यादातर बिकते हैं मिडिलमैन के थ्रू। जैसे कि मैन्युफैक्चरर हुआ, उसके पास जाएगा होलसेलर, होलसेलर के पास रिटेलर, रिटेलर के बाद कस्टमर। तो ये चेन अगर बीच में एफएमसीजी सेक्टर में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चेन ब्रेक हुई तो एफएमसीजी सेक्टर तो बिल्कुल ही टूट जाएगा। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियलीज। फाइनेंशियलीज का मतलब ये है कि कौन कौन लोग आपके में पैसा लगा रहे हैं, कौन कौन लोग आपको लोन दे रहे हैं। अगर आपका बिजनेस अच्छा है, अगर लोग आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो आप ग्रो करने वाले हो। इसलिए फाइनेंशियलीज भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है किसी भी बिजनेस को। और हाउएवर ये है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्लियर है? क्लियर? इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स एक बार अपनी किताब से पढ़िए। मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूं वो है सीबी गुप्ता। आप इसको पढ़िए, इसके बाद भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अब हम लोग मूव करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज मैक्रो एनवायरनमेंट। ऑलराइट क्लास, जल्दी से नोट करो।